Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Everybody can use the Sathology name, but not on commercial products. Like recently, somebody was using Sathology on a commercial product. We had to take an action against them on Amazon and other places also. But non-commercial use and using in your personal life and talking to, don't use the word mythology, everybody can use it. We have issued a general purpose license for doing that. We are doing it so that we can connect Sathology to only Vedic, Ramayana, Mahabharata, or Puranic cultures only, so that people don't misuse it. I have a very, very special guest. आप सभी उनसे बहुत प्रेम करते हैं एंड आपने के कमेंट्स में देखता रहता हूँ कि आप क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं, तो लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुम लता केडिया जी। नमस्कार जी। नमस्कार। चीन के बारे में जिस तरह आपने बताया है, किसी ने नहीं बताया है, कोई भी नहीं। सब लोग डरे डरे से रहते हैं चीन के बारे में। और इतना प्रोपागेंडा है अमेरिका में। चीन का नाम सुनते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कुछ बात नहीं कर पाता है आजकल। वो तो आजकल बलून्स की वजह से बात करना शुरू कर दिया है। और एक $20 के बलून को 4 लाख की मिसाइल से गिराया चीन बता के, यू नो। एक जी तो जी। ये चल रहा है। लेकिन जिस तरह आपने चीन के बारे में बताया है, सबका भय तो दूर हो गया होगा जो सतोलॉजी शो देखता है। तो इसमें अमेरिका की क्या कॉन्स्पिरेसी रही है आज तक, जिस जो चीन इतना बड़ा हवा बन गया। जी, पहले तो मैं अपने सब सुनने वालों से माफी मांग रही हूँ कि मुझे अभी वो कमेंट वगैरह देखना पढ़ना नहीं आता है, तो मैं जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन बहुत जल्दी सीख लूंगी तो आप लोगों को जवाब दूंगी। देखिए, अमेरिका बेचारा है। ये कॉन्स्पिरेसी वगैरह करता नहीं है। ये एशियंस की कॉन्स्पिरेसी में फंस जाता है। अब वो चीन वाले, रूस वाले कम्युनिस्ट है, लेकिन है तो एशियंस। तो बेचारा अमेरिका बार बार फंस जाता है। तो शुरुआत हम इसी बात से करते हैं। मैंने अपने पिछले बिल्कुल सही टॉक बोला में। आपने। मतलब मैं थोड़ा सा हर जगह अमेरिका फंसता है, मिडिल ईस्ट में भी फंसा, और जी, चीन में भी फंसा, और पाकिस्तान में भी फंसा हुआ था बहुत लंबे समय से। अफगानिस्तान और पाकिस्तान। आप थोड़ा स्क्रीन पे रहिए तो मुझे बात करने में आनंद आएगा। फंसने का कारण ये है कि स्टेट क्राफ्ट इनका चीज नहीं है। यूरोप का ही स्टेट क्राफ्ट नहीं है। देखिए, जो रोमन एम्पायर जिसको कहते हैं, इसमें जो स्टेट पर्सोनल्स हैं, वो सब सेंट्रल एशिया से आने वाले हैं। लगातार 400-500 साल, 80-90% वो जो फ्रेश अराइवल है, उन्हीं के हाथ में स्टेट मशीनरी रहती है। उसके बाद वो जो कौन सा गोथ आता है, अतिला द हून, अतिला ही तो है। तो उसके बाद ये टूट टाट जाता है रोमन एम्पायर। फिर आ जाते हैं ये चर्च वालों का, कैसे कैसे मामला हो जाता है। इसके बाद तो स्टेट क्राफ्ट को रगड़ उगड़ के हटा दिया जाता है। अब अमेरिकन लोग कौन है? जो इस चर्च के अत्याचार से भागे हुए लोग, प्लस कई तरह के और लोग। तो स्टेट क्राफ्ट तो इनका काम ही नहीं था। ये तो जाके वहां पर, भाई यूरोप मोटा मोटी एग्रीकल्चरल भी नहीं है। ये पशुपालक समाज है यूरोप। लगातार और लगातार, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इंडस्ट्रियल तो जाके ये होता है 20वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में भी ये इंडस्ट्रियल नहीं है। प्राइमरली पशुपालक है, नोमैड कहते हैं, या थोड़ा सा एग्रीकल्चर 19th सेंचुरी में आता है। तो जो अमेरिका पहुंचे हैं यूरोप वाले, इनको आता तो है पशुपालन, किंतु वहां जमीन बहुत है, तो वहां जाकर ये खेती वेती कर रहे हैं। भाई आपको तो पता ही है, ड्राइव टू वेस्ट, ये तो 19th सेंचुरी में जाके खत्म हुआ है ना। तो यूएसए वालों को स्टेट क्राफ्ट नहीं आता है।
तो ये रोज नया नया तमाशा करते हैं। तो इनका चीन का में जो इनका एक तमाशा है वो हम आपको बताएं। पिछले टॉक्स में मैंने बताया था कैसे रूजवेल्ट चांग काई शेक को भी बुला के बैठा लेता है कैरो में, वो तेहरान वाली मीट में 1943 में। चर्चिल को बुरा लगता है, किस फिजूल से आदमी को बुला लिया, बराबर का दर्जा दे रहे हो। रूजवेल्ट कहता है नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब जिस चांग काई शेक को इतना महत्व दे रहा है, उसी चांग काई शेक को धक्का दे के लिटरली बाहर कर दे रहा है। अब कहने को होगा अमेरिका बाहर कर रहा, अमेरिका वो अमेरिका नहीं बाहर कर। एक मार्शल मार्शल करके, उसका पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, अमेरिका का जो मिलिट्री हेड, उसमें नेवी वगैरह सब आ गया, माने जो उसका पूरा सेना का काम चीन में, चीन नहीं, मांचो एम्पायर। 1949 के पहले कम्युनिस्ट चीन नहीं है, 1949 के पहले जो है वो मांचो एम्पायर है। तो मांचो एम्पायर में जो अमेरिका का ये मिलिट्री हेड है, मार्शल, उसको चांग काई शेक नहीं पसंद है। उसको कौन पसंद है? उसको पसंद है ये आपका कम्युनिस्ट पार्टी पसंद है, माओ पसंद है। तो वो रूजवेल्ट को और बाद में ट्रूमैन वगैरह को समझाता है और पावर हैंडओवर कराया जाता है फोर्सिबली माओ वाली कम्युनिस्ट पार्टी को। अब कम्युनिस्ट पार्टी भी बहुत बड़ी है, उसमें सबको मार के काट के छाट के हटाया जाता है या हटाता है माओ। माओ अकेले नहीं, और लोग इन्वॉल्व है। वो कहानी कभी कहेंगे तो अलग से मैं सुनाऊंगी। अब अक्टूबर में माओ से तुंग अमेरिका की मदद से या उसके वॉर हेड, मिलिट्री हेड मार्शल की मदद से या अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन की मदद से या अमेरिका के विदेश विभाग की मदद से या इन सबकी सामूहिक मदद से माओ से तुंग एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, जो केवल चीन नहीं है। चीन है, मंचूरिया का बड़ा हिस्सा है, मंगोलिया का बड़ा हिस्सा है, दक्षिणी चीन का बड़ा हिस्सा है। अभी तिब्बत और सिक्योंग नहीं है। और अक्टूबर में कब्जा होता है। और थोड़ा सा मैं किताब से पढ़ के सुना रही हूँ। चाओ, एक तो माओ से तुंग है और उसका जो प्रीमियर या दूसरे नंबर का आदमी है चाओ एन लाई। चाओ एन लाई कोट कर रही हूँ, ये एक रशियन को बता रहा है, इंपॉर्टेंट रशियन को। वी क्रिएटेड इनटॉलरेबल कंडीशंस फॉर देम इन ऑर्डर टू गेट देम टू लीव। किसको? अमेरिकन को। ऑन 18th नवंबर, अक्टूबर में टेक ओवर हो रहा है इनकी मदद से। ऑन 18th नवंबर यूएस कंसूल जनरल वार्ड एंड हिज स्टाफ वर पुट अंडर हाउस अरेस्ट। ये कमाल की चीज अमेरिकन के साथ हो सकती है। वार्ड वॉज लेटर एक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग, जासूसी का लगा दिया, एंड एक्सपेल्ड। किसके द्वारा? इनके क्रिएशन के द्वारा। इन द सेम एग्रेसिव स्पिरिट, रेड ट्रूप्स broke into the residence of US ambassador Stuart in Nanjing in April 1949 when they took the nationalist capital. अब कमाल की बात देखिए, ये जो स्टुअर्ट है, ये इसका की रोल होगा माओ से तुमको कब्जा दिलाने में। अभी जिनको ये रेड ट्रूप कह रहे हैं, रेड ट्रूप कुछ है नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के लफंगे। तो जिस कम्युनिस्ट पार्टी को, जिस माओ से तुमको अपने जैसा डेमोक्रेट बताते हुए कब्जा कराया गया, वो इनके एम्बेसडर को, इनके कंसूल जनरल वार्ड को ये हाउस अरेस्ट करते हैं, यूएस एम्बेसडर के घर में घुस जाते हैं। और केवल इतना नहीं करते, ये जो आगे करते हैं, हाँ, द यूएस वाइस कंसूल इन संघाई विलियम ऑलिव वॉज अरेस्टेड इन द स्ट्रीट। सड़क पर उसको अरेस्ट करते हैं, थ्रोन इन जेल एंड सो बैडली बीटेन अप दैट ही सून डाइड।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अभी आगे हम कहानी सुनाएंगे, इसको महाशक्ति के रूप में खड़ा करेगा। भाई पहली बार तो तुमसे गलती हो गई, समझने में गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? तुमको स्टेट क्राफ्ट नहीं आता है। तुमको इम्पोर्टेंट प्लेयर्स का पर नजर रखा जाए, उसके कैरेक्टर को जाना जाए, उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को जाना जाए, उसका स्वभाव, झुकाव, उसकी दरिंदगी, उसका हिंसा या उसकी दयालुता को जाना जाए, ये भी नहीं है। निजी राग द्वेष के आधार पर आप, माने इतने बड़े इलाके का जिसको मुखिया बना रहे हैं, उसके बारे में राय ले रहे हैं, और वो एक तरह से कुत्ते की मौत आपकी इम्पोर्टेंट राजनैतिक व्यक्ति को, द वन हु वाज रिप्रेजेंटिंग यूनाइटेड स्टेट्स इन कम्युनिस्ट चाइना, उसको कुत्ते की तरह क्या कह रहा है? यूएस वाइस कंसुल इन संघाई विलियम ऑलिव was arrested in the street, thrown in jail, and so badly beaten up that he soon died. अब ये जो पहले मैंने स्टुअर्ट का नाम लिया, ये स्टुअर्ट जो एम्बेसडर है, जिसके बारे में बताया कि रेड ट्रूप्स ब्रोक इनटू द रेजिडेंस ऑफ यूएस एम्बेसडर जे लाइटन स्टुअर्ट इन नानकिंग इन अप्रैल 1949 व्हेन दे टुक द नेशनलिस्ट कैंपस। ये जो है स्टुअर्ट, ये स्टुअर्ट वाज एन ओल्ड चाइना हैंड, ये अमेरिकन भाषा है। माने जो चाइना के बारे में जानता है, चाइना के बारे में अपने देश की सरकार को ब्रीफ करता है, इन्फॉर्म करता है, एडवाइस करता है। दिस स्टुअर्ट वाज एन ओल्ड चाइना हैंड हु विशफुली थॉट he could bring Washington and Mao together. उन स्टुअर्ट महोदय की ये दुर्गति करते हैं। अब ये लोग क्यों करते हैं? जानबूझकर करते हैं। स्टुअर्ट से कोई झगड़ा इनको नहीं है, इनको वो वाइस कंसुल से भी कोई झगड़ा नहीं है। वाइस दो तीन लोगों का मैंने नाम लिया, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मामला ये है कि चेयरमैन माओ को कंट्रोल करना है। किस पर? चाइना पर। चाइना का नहीं है, ये चाइना की सरकार नहीं है, ये कम्युनिस्ट सरकार है जिसको चाइना पर कंट्रोल करना है, बाकियों पर भी करना है, मंचूरिया पर, मंगोलिया पर, लेकिन बात चाइना की कर रहे हैं। चाइना पर कंट्रोल करना है, चाइना के इंटेलेक्चुअल्स को मारना है, चाइना के एलीट क्लास को मारना है, हर प्रकार के पॉलिटिकल विरोध को मारना है। स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी में जो उसका विरोध है या शंका है विरोध का, उनको भी मारना है। और इस मार काट, और ये मार काट बूचरिंग टाइप का है। अगर कभी समय देंगे तो चाइना पर मैं बात करना चाहूंगी, या कम्युनिस्टों पर मैं बात करना चाहूंगी जो चाइना के नाम से चल रहे हैं। इसका कोई विटनेस ना हो, इसलिए मौत से तुम कह रहा है सबको निकाल के बाहर करो, अभी मुझे किसी से रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, पहले कंट्रोल तो कर लो। ये कंट्रोल जो मैंने कहा आर्टिफिशियल है, इलीगल है, आर्बिट्ररी है, एंड देयरफॉर ट्रांजिटरी है, कमजोर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चेयरमैन माओ वाली कम्युनिस्ट पार्टी को इस पूरे बड़े इलाके पर कब्जा, इलीगल कब्जा कराया, जापान को कंटेन करने के लिए और भारत को कंटेन करने। भारत से इनकी हड्डी कांपती है। क्यों? भारत की जो 25 लाख सेना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ी है और 15 लाख सेना जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ी है, जिसके बारे में कोई चर्चा कहीं नहीं होता है, उससे हड्डी कांपती है। तो ये कमजोर, कौन कमजोर? चीन नहीं, चीन वाले तो बेचारे पिसे हुए हैं ही हैं। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये जो रेड ट्रूप्स हैं, ये कीड़े मकोड़े भुनगे, ये इनडिसिप्लिन्ड आर्मी तो है ही नहीं, इनडिसिप्लिन्ड गैंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इनको तो कभी भी हैंडल कर लेंगे, तो इनको खड़ा करते हैं और
चेयरमैन माओ, चीन नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी और चेयरमैन माओ को पता है कि जो इतने गधे हैं, जो इतने अहमक हैं, इतने इडियोटिक हैं, इतने स्टूपिड हैं, इनको लात मार के बाहर कर दो, बाद में दोस्ती कर लेंगे। कभी बाद में दोस्ती वाले मामले पर मैं बाद में आऊंगी। अभी या तो मैं अपने विषय में चलूं, या आदित्य जी कुछ और पूछते हो तो मैं उसका जवाब दूं। एक्चुअली लोगों को इतना कम मालूम है इतिहास के बारे में, और क्योंकि ज्यादातर इतिहास पढ़ा है मेन स्ट्रीम टेक्स्ट बुक से, और मेन स्ट्रीम टेक्स्ट बुक्स एक प्रोपागेंडा की तरह चलाई जाती हैं, जो हम लोग को अभी दिखता है हर जगह। जैसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हम और आप अगर जाएंगे, हमको जॉब भी नहीं मिल सकती किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहां पे एक ग्रुपिंग है, उनका स्कॉलरली कंसेंसस बोलते हैं इंग्लिश में, कि अगर आप पीएचडी वहां से नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। इसका पीएचडी का मतलब हो गया परमानेंट हेड डैमेज ओवर देयर, कि अगर आप जाएं वहां पर तो आपका पूरा सोचने का तरीका बदल जाएगा, उसके बाद ही आप पढ़ा हम्म, सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स हम्म, कैसे निकलेंगे। तो आप तो हम्म, स्वयं ही अध्यापक हैं, तो आपको तो इसके विषय में ज्यादा मालूम होगा। प्लीज जी कंटिन्यू जो बता रही हैं प्लीज। जी। तो मैं अपने विषय पर आ रही हूँ। 21वीं सदी की जो भू राजनीति वाला विषय है, इसमें अभी तक मैंने 19वीं 20वीं शताब्दी बताई, अब 21वीं पर पिछले टॉक से मैं आई हूँ। 21वीं सदी की भू राजनीति भारत के चारों तरफ घूम रही है, और भारत को कंटेन करने के लिए और जापान को कंटेन करने के लिए, समय समय पर सोवियत रशिया को कंटेन करने के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चीन से दोस्ती करता है, झगड़ा करता करता है, लात खाता है, मार खाता है, फिर जाके मनवार करता है, फिर हेकड़ी दिखाता है, कुछ भी समझदारी भरा काम नहीं करता है। तो अब इसके थोड़े डिटेल्स में मैं बात करूंगी कि ये कम्युनिस्ट चाइना नाम की जो बला है, ये चीज क्या है और क्या इसके पास नहीं है। तो अब दो चार बातें। ये जो कम्युनिस्ट चाइना नाम की चीज है, इसमें जिस ताइवान को लेके वन चाइना पॉलिसी और दुनिया भर कहते, ताइवान तो इसका नाम नहीं है, इसका नाम तो फार्मूसा है। और मांचुओं ने पहली बार इसके बारे में जाना है। मांचू कब आए हैं? मांचुओं ने पावर को टेक ओवर कब किया है? 16वीं के आसपास, 16वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक। तो 18वीं, लेट 18वीं 19वीं की शुरुआत में, बल्कि मिड 19th में मांचुओं को फार्मूसा के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका नाम बदल के ये ताइवान कह रहे हैं। और इस ताइवान को चीन का हिस्सा नहीं नहीं, पीआरसी का हिस्सा नहीं नहीं, कम्युनिस्ट चाइना का हिस्सा जिन लोगों ने बनाया है, उन्हीं लोगों ने उन्हीं लोगों ने आज जो इसके 28 प्रांत हैं, इसमें से 23 प्रांतों पर कब्जा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कराया। तिब्बत पर कब्जा 1949 के बाद हुआ है। तो आप कहेंगे साहब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या रोल है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये रोल है, हर बात में अपनी नाक घुसाता है, लेकिन तिब्बत के मामले में मुंह बंद करके बैठा रहा। और इसको ये नहीं समझ में आया, तिब्बत पर कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस। तिब्बतियों का जो नाश हो रहा तो हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मतलब मिलिट्री वाले संदर्भ में कितना बड़ा लॉस। दूसरा, तिब्बत का जो पूरा इलाका है कितना जबरदस्त मिनरल रिच है, उसका वो किसके हाथ में देना? शत्रु के हाथ में देना। तो ये कब्जा तो खुलेआम यूनाइटेड नेशंस जो तुमने बनवाया था, उसके सारे नियमों का उल्लंघन करके है। कुवैत पर तुम्हारी फौज चली गई 1962, 1966, 1974, 1976, जब माओ मरा है, तब तक तो ये कुटा पिटा दरिद्र कंगाल देश है ना। तो आप
तिब्बत पर इसको कब्जा क्यों करने देते? आप तिब्बत पर इसको कब्जा इसलिए करने देते हैं, ये भारत के पास है, भारत का मित्र है, भारत का भक्त है, भारत का शिष्य है, भारत का शैडो एरिया है, भारत के हाथ से निकल। भारत से भय लगता है। किसको भय लगता है? आम अमेरिकी को भय नहीं लगता है। क्रिश्चियनिटी में रचे पगे, क्रिश्चियनिज्म, क्राइस्ट तो कोई हुए नहीं, तो चर्चिज्म में रचे पगे स्टेट पावर को हैंडल करने वाले, यूरोप से भागे हुए, यूरोप की मान्यताओं में जीते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट्स को भारत से डर लगता है, क्योंकि ये भारत को भी नहीं जानते हैं, ये भारत के चक्रवर्तित्व को भी नहीं जानते, इसलिए इनको डर लगता है। तो ये तिब्बत को जाने देते हैं। नक्शे पर जाके देखिए, तिब्बत के जो 4 प्रांत हैं, मैं नक्शे से ही बता रही हूँ, उच्चारण ही मुश्किल है, झिंग्यांग, किंघाई, सिचुआन और युन्नान। ये जो 4 प्रांत को अगर बाहर कर दिया जाए तो आज का चीन इतना बड़ा हो जाएगा। अगर सीक्योंग को बाहर कर दिया जाए, बाहर इसलिए कर दिया जाए, ये इलीगल ऑक्यूपेशन है कम्युनिस्ट पार्टी का, तो इसके हाथ से कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया, एक जो मिलिट्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, खनिज जो, और रॉ मटेरियल, दुनिया भर के रॉ मटेरियल और वाटर रिसोर्सेज, ये तो पानी के प्यास से मर जाएगा, ये तो खेती ना कर पाएगा। तो इसके हिस्से से इस पर भी कब्जा होने दिया। इसके अलावा जो दक्षिणी चीन है, ये तो सब चंपा का, शाम का, इन देशों के हिस्से हैं, जिसको चीनी नाम रख के आपने कब्जा करवाया है। तो मूल चीन तो 5 नन्हे नन्हे राज्य हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा की, और एक ताइवान के बारे में चर्चा की। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ, चीन थोड़ा पुस्तक का सहायता लेके। अब दूसरा, चीन में क्या नहीं, चीन मतलब इस कम्युनिस्ट पार्टी 1949 के बाद वाले को मैं फिलहाल चीन कह रही हूँ, जो कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन है, इसके पास अपना कोई इतिहास नहीं है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिशियली चीन का इतिहास 2300 साल का बता, और इस 2300 साल के इतिहास को क्रिएट करने के लिए इनके पास क्या है? कुछ कछुए के खाल, कुछ बांस की खपचियां, जिस पर कुछ चिन्ह है, जिसको यही लोग, चीनी लोग या मंगोलियन, मंचूरियन लोग, इस पूरे इलाके में रहने वाले लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो यूरोप वाले कहाँ से पढ़ेंगे? स्वाभाविक है, वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। फिर भी क्योंकि इनके पास अल्फाबेट तो है नहीं, ये तो साइन लैंग्वेज है, तो फिर भी कुछ अनुमान लगा के ये पढ़े, और पढ़कर जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री, प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री चीन का जो ये बता रहे हैं, जो पढ़े उसमें क्या कह रहा है कि राजा आज किस रानी के पास सोने जाएगा, राजा आज शिकार करने जाए या न जाए, पानी बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री इनके पास है। इनके पास कोई महाभारत नहीं मिला है, इनके पास कोई रामायण नहीं मिला है, इनके पास कोई भी 10 20 25 छोड़िए, एक राजतरंगिणी नहीं मिला है। वेद, उपनिषद, आरण्यक, इनको तो आप भूल जाइए। तो जो यूरोप ने और अमेरिका ने, खास करके नीडम ने, और एक और आदमी है उसका नाम याद आएगा मैं बताऊंगी, इन लोगों ने जो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की है, ना ना कंस्ट्रक्ट नहीं की है, कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ बेसिक मटेरियल चाहिए, यहाँ सोर्स ही नहीं, जो मिथ रचा है, मैंने आदित्य जी से समझा, जो मिथ्या रचा है, जो असत्य रचा है, जो असत्य है वो है ही नहीं, तो रचा भी नहीं जाएगा, ये भी भाषा मेरी गलत है। जो मिथ्या क्रिएट किया है वो भी खड़क है, गलत है। जो आभास, एक वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी तो होता नहीं है,
जो एक हवा खड़ा किया है, इस हवा के बल पर शी जिनपिंग वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, जिससे अमेरिकन को डराना चाहते हैं, तो वो तो बलून है नहीं। ये अपना पहला राजा को बोलते हैं कि उसका नाम ची, ची से कुछ कहते हैं कि उस ची से चाइना हुआ। अरे अभी 50 साल पहले तो तुम उसको की कह रहे थे, अभी 70 80 100 साल पहले तो तुम इसको कैथे कह रहे थे, किताई लोगों के आधार पर इसको सेरे कह रहे थे, इसको सिनो, आज भी सिनो जापानीज वॉर तुम लिखते हो। चीन नाम तो तुमने भारत से लिया, भारत जिसको चीन कह रहा है वो तो एक नन्हा सा क्षेत्र है। चीन अपने इतिहास में स्वयं को जो कह रहा है वो एक नन्हा सा क्षेत्र है, जो 2300 साल पहले सैकड़ों वारिंग स्टेट है, और इस वारिंग स्टेट्स में कोई एक स्टेट झुआंगुआ है, सेंट्रल स्टेट या सेंट्रल किंगडम है। इन 3 350 5 क्रैडल स्टेट में जो 3 350 छोटे छोटे नन्ही इकाइयों में बचा बटा हुआ है, कोई एक उससे भी नन्हा सेंट्रल किंगडम है, झुआंगुआ है, चाइना है, जिसके लोग टैक्स देने जब आते हैं महाभारत में तो उनको राजमहल में प्रवेश नहीं मिलता है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी डिसरिस्पेक्ट बट बिकॉज दे आर टू स्मॉल। तो ये जिससे अमेरिका डरता है और दुनिया को डराना चाहता है, या जिससे एक बेहुदे एजुकेशन सिस्टम या बेहुदे एब्सर्ड अकेडमिया और मीडिया के द्वारा भारतीयों को डराना चाहते हैं, उस चीन के पास तो मैंने जो बताया लिपि नहीं है, राज्य नहीं है, राज्य की सीमाएं नहीं है, ये आकार इलीगल है। और 1954 के पहले तो इनको स्वयं के बारे में कुछ नहीं पता है। किसको? माओ से तुमको, कम्युनिस्ट पार्टी को। पहली खुदाई तो 1954 में हुई ना, और वो जो आदमी का नाम है वो है, डच आर्कियोलॉजिस्ट है, एरिक जुर्चर। तो ये एरिक जुर्चर क्या क्रिएट कर रहा है? एक आभासी कहानी। और इस आभासी कहानी में वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं। भगवान बुद्ध तो चीन के हैं, भारत के नहीं है। ये वो उन खुदाइयों के आधार पर 1954 के बाद सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, स्वाभाविक है सिद्ध करने में फेल कर गया। तब ये समझाना चाह रहे हैं भारत का बौद्ध धर्म अलग है, चीन का बौद्ध धर्म अलग है, उसमें भी ये फेल कर गए। अब उसके बाद जो किताबें छाप रहे हैं चीन पर, मोटी मोटी किताबों में बौद्ध धर्म का बात नहीं कर रहे हैं। तब 1970 में जब कल्चरल रेवोल्यूशन है, तब जब खुदाई हो रही है, तो चांगशा जो इनका एक स्टेट है, वहां पर खुदाई में कुछ चीजें मिली जहां पर बुद्धिज्म का कोई ट्रेस नहीं है, जहां देवी है, जहां देवता है। तो वो कह रहे हैं जी हम एक नॉन बुद्धिस्ट स्टेट है। अब फिर झंझट आके फंस गया, नॉन बुद्धिस्ट हो तो क्या हो? कौन देवी देवता है? शिंटो, जापान वाला, हिंदू, सनातन धर्म के देवी देवता, सनातन धर्म के दुनिया भर की चीजें यहाँ मिलती हैं। फिर झंझट में ये फंस जाते हैं। इसके बाद एक जो चीज है वो वो मैं नहीं ढूंढ पा, हाँ, 1975 में एक किसान अपने यहाँ हल चला रहा है खेत में, और उसको हल चलाने में जो उसके हल की नोक में उभर कर बाहर आए, वो कुछ तीर हैं, कुछ धनुष है, कोई तलवार है। फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जा रहा है, फिर खुदाई उदाई हो रहा है, तब वो टेराकोटा आर्मी मिल रही है। टेराकोटा आर्मी मिलने के बाद माओ से तुम मेस्मराइज्ड है, और माओ से तुम कह रहा है यही हम हैं। और टेराकोटा आर्मी आज भी खड़ी है, और उसके फोटोग्राफ्स चारों तरफ गूगल सर्च करने पर मिल जाएंगे।
एक भी चेहरा नटुल्ला छोटा चीनी नहीं है। ये तो वृषल छत्री हैं, ये तो शक हैं, ये तो हूण हैं, ये तो तातार हैं। इनका वस्त्र विन्यास, इनके अस्त्र शस्त्र, वहां मिलने वाले खिलौने, वहां मिलने वाला रथ, ये सब तो वही हैं जिनका वर्णन महाभारत में है। ये टेराकोटा आर्मी तो कुछ वैसी ही है जैसी भारत में है। तो फिर आकर चीन का भय, चीन का डर। मुझे ध्यान है जब नरेंद्र मोदी गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो टीवी पर मैंने देखा उनकी जो जुड़ी हुई भवों से ऐसे वो टेराकोटा आर्मी को देख रहे थे। उनको लग रहा होगा भाई ये तो हम लोग हैं, ये चीनी कैसे हुए। अब एक और, तारिम बेसिन, टकला मकान डेजर्ट, जिसके एक और कासगर है और एक और कुस्तून है। कौन सा? सिक्योंग। इस तारिम बेसिन में शायद 80 के आसपास, शायद 1980 के आसपास खुदाई जब होती है तो बहुत सारी ममी मिलती है। ना ना, ममी नहीं है। ममी में तो मूल चेहरा है ही नहीं, मूल देह है ही नहीं। ये तो फ्रेश सोए हुए ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य हैं। गाल में दबाते हैं तो गड्ढा बन जाता है और गड्ढा निकल आता है। ऐसा लगता है मानो मुस्कुरा रहे हैं। और एक आध का तो मामला ऐसा है कि उसके नाखून अभी तक बढ़ते जा रहे हैं, बाल उसके अभी तक, जटा जो है बढ़ती जा रही है। और ये तारिम बेसिन की मम्मी 6-6 फीट लंबी है, 7-7 फीट लंबी मम्मी नाम तो इन्होंने दिया है। और वो जो कपड़े पहने हैं वो तो सूती कपड़े हैं, जो गहने पहने हैं वो तो भारतीय गहने हैं। सब कुछ। क्यों? ये क्षेत्र तो अशोक महाराज का क्षेत्र है ना। ये जो कुस्तून है जिसको आप उतान बुला रहे हैं, ये तो महाराज अशोक के पुत्र कुस्तून का बसाया हुआ है ना। तो अब ये जब मिला, फिर झंझट खड़ा हो गया। ये 80 के आसपास है शायद। फिर झंझट खड़ा हो गया, ये तो फिर भारतीय क्षेत्र आ गया। तो इस बार जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा ये तो काकेशस वाले हैं। काकेशस वाले हैं यानी रूस वाले क्लेम करें या यूरोप वाले क्लेम करें, भारत वाले कहीं क्लेम ना कर दें। अब फिर झंझट क्या हुआ, 2008 में जिलीन यूनिवर्सिटी, कहाँ की है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जिलीन यूनिवर्सिटी ने जब इस पर काम किया तो कहा कि ये तो मूलतः सिंधु घाटी और दक्षिण मध्य एशिया के प्राचीन निवासी होंगे। कंजेक्चर, यानी सीधे सीधे कहो ना भारत के हैं। नहीं, फिर आजकल वो डीएनए वाला मामला आ गया है। तो ये तो करीब करीब जीवित लोगों जैसे हैं। तो इनका जब डीएनए निकाला गया, डीएनए चीन से मैच नहीं कर रहा है। डीएनए किस 2009 से 2015 के बीच, 80-90 में ये मम्मी मिली हमको, 80 याद आ रहा है। तो 2009 से 2015 के बीच 92, हम मम्मी नहीं कहना चाहते, 92 पाए हुए मनुष्यों पर, पता नहीं जीवित हैं कि मृत हैं, पाए हुए 92 मनुष्यों, स्त्री है, पुरुष है, नवयुवती है, वृद्ध है, संत है, कई प्रकार के हैं। तो 92 पर डीएनए टेस्ट हुआ और डीएनए टेस्ट में क्या निकला? पूर्वी एशिया है, दक्षिणी एशिया है। भारत कहने में जबान लड़खड़ा रही है किसकी? जो लोग चर्च से बाहर भी आ चुके हैं, जो क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल भी नहीं है, वो भी क्रिश्चियनिटी के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, तो भारत के नाम से भैल खाते हैं। 25 लाख सेना, 15 लाख सेना याद आती है। तो फिर बताते हैं ये भारतीय है। अब अपने ये 12 साल में कुमायूं अंचल में, कुमायूं गढ़वाल में जात निकलती है, जात यात्रा निकलती है। तो ये 17-18 हजार फीट ऊंचाई तक
हिमालय में जाती है, वहां एक रूपनगर कुंड है। उस रूपनगर कुंड में लगातार नर कंकाल मिलते हैं, नारी कंकाल मिलते हैं। और ये नर नारी कंकाल 7 फीट के हैं, 8 फीट के हैं। ये नर कंकाल का डीएनए वही है जो तारिक बेसिन का नर कंकाल है। नर कंकाल नहीं है, यहाँ तो मनुष्य के रूप में है। चूंकि इनके नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, तो ये कैसे कह दिया जाए कि ये मम्मी है और मृत है। इसमें अभी बड़े सारे रहस्य छिड़े हुए हैं। तो जिस चीज से, जिस कम्युनिस्ट पार्टी से, जिस कम्युनिस्ट प्रिजन ऑफ नेशन से आप कह रहे हैं अमेरिका डर रहा है, आप कह रहे हैं भारत डर रहा है, भारत भारत नहीं डर रहा है। मूर्ख और गधे, कोई यूरोप का मोनोपोली नहीं है। मूर्ख और गधे भारत में भी है। शिक्षा के शिक्षा की उपलब्धता और अनुपलब्धता पर विद्वान या मूर्ख होते हैं। तो जिनको कुशिक्षा मिली है या शिक्षा मिली ही नहीं, शिक्षा तो तब होती जब भारतीय वृद्ध परंपरा में वो शिक्षित होते। तो खैर, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बेहूदेपन को पढ़े हुए, या सीधे सीधे हम कहें जो कम्युनिस्ट हैं, जो सेकुलरिस्ट हैं, वो इससे डरते हैं। भारतीय तो जब जब तारिम बेसिन की डिटेल पढ़ते हैं, जब रूपनगर की डिटेल पढ़ते हैं, तो उनको पता है ये भरत क्षेत्र है। और यही तारिम बेसिन में उस्तूल नाम का एक जगह है, जहां पर महाराज उदयन ने, मैं तुरंत अभी डिटेल बता रही हूँ, मुझे जरा भूल जाता है तो मुझे पुस्तक देखना पड़ता है। हाँ, वेन सॉन्ग ने डिटेल दिया है कि सम्राट उदयन है, जो वत्सराज उदयन है, इन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कुस्तून में एक भव्य मंदिर बनवाया है। कुस्तून कौन सा हुआ? तारिम बेसिन का ईस्टर्न कोना। और जो पूरब वाला कोना है, वो पश्चिम वाला कोना है, वो कौन सा है? कासगर ब्रैकेट में काशी। इस पर शायद हम विस्तार से नहीं बोले हैं। जब हमने ग्रेट गेम पर बात की है, वहां पर विस्तार से, जम्बू टॉक्स पर मैंने काफी बोला है इस पर। तो सम्राट उदयन चीन में जाकर तो मंदिर नहीं बनवा रहे हैं। और सम्राट उदयन मंदिर कब बनवा रहे हैं? भगवान बुद्ध के समय। भगवान बुद्ध का समय आज से 2300 साल से पहले का है। यानी चीन अपना जो पहला सम्राट बताता है या राजा बताता है, उसका 2300 साल बताता है। उसके पहले कुस्तून में वत्सराज महाराज उदयन ने भव्य बौद्ध मंदिर बनाया है, जिसका संदर्भ स्वयं फाहियान देता है। एफआईआर नहीं, वेन सॉन्ग देता है। और वेन सॉन्ग ये भी बताता है, निफायान बताता है, कि मंगोलिया में, गोबी के मरुस्थल में और तिब्बत में भारत भारत और भारत है। तो अब तारिम घाटी की ये हो गया। हाँ, अब फिर अमेरिका पर आ रही हूँ और फिर भारत पर आ रही हूँ। या आप कुछ पूछना चाहेंगे या कहना चाहेंगे आदित्य जी? मैं नहीं, लंबा आप लंबा बोलती हूँ। नहीं, इतना सुंदर, क्योंकि आप इतने, मतलब अभी दर्शकों को सबको मालूम ही है, विदुषी है, और इतना अच्छा आप व्याख्यान करती है। तो मुझे कुछ क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन एक छोटा सा कमेंट है हल्का सा, कि ये जो लोगों को शायद समझ में आता नहीं है कि जो भी अमेरिकन मीडिया पब्लिश करती है, या जो भी अमेरिका से निकलता है, वो इतना टाइटली कंट्रोल्ड होता है कि एक ही नैरेटिव निकलता है। मतलब वो लोग एक तरीके का, एक ही इशू पे वो लोग, सारी एजेंसीज एक साथ बात करती है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर, जैसे लोग सोचते हैं कि अमेरिका में सब लोगों का इंडिपेंडेंट थॉट है, लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या एजेंसीज एक ही बात बोलती है, तो वो प्रोपेगेंडा सबको सत्य लगता है। और बोलिए। मैंने शायद आपके चैनल पर नहीं कहा है, बाकी सब चैनल पर मैं कहती हूँ, ये एजेंडा बेस्ड प्रोपोगंडा है। हाँ,
बिल्कुल। गुन्नार मृडाल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिन्होंने एशियन ड्रामा लिखा था। करेक्ट। उनकी एक पुस्तक है रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। तो उसमें वो कहते हैं कि भाई ये स्कॉलरशिप का झंझट नहीं है, कोई हम्म। झंझट ही नहीं है स्कॉलरशिप का। कुछ काम कर लिया, और वो जो किया वो बहुत ही इंडिसेंट है। हम्म। यूरोपियन अमेरिकन सेंसिबिलिटी के लिए भी क्रूड है, भद्दा है, एब्सर्ड है। तो उसको एक एकेडमिक, एक थॉट का ढांचा देते हैं। यूरोपियन अमेरिकन सिटीजन कैन स्वॉलो दैट। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसको स्कॉलरशिप मानने से दिक्कत होती है। दिक्कत हो जाती है, जब बिल्कुल। आप इसको एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा मानेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्कॉलरशिप का ट्रेडिशन ही नहीं है यूरोप में, तो अमेरिका में कहां से आएगा? पहले तो रोमन साम्राज्य क्या है, एशिया से आए हुए लोग हैं, लगातार आ रहे हैं, लगातार बस रहे हैं। भाई रोम क्या है? एक गांव भी नहीं है। ये तो खुद लिखा हुआ है यूरोपियंस के द्वारा। एक नन्ही सी बसावट है, जो पहले गांव बनता है, फिर शहर बनता है। बनने में 100-150 साल लग जाता है। ये थोड़ी है कि लौ निकले और एक राजधानी बसा दिए, भगवान कृष्ण निकले वो राजधानी बसा दिए, वो निकले अपने महाराज युधिष्ठिर निकले और राजधानी बसा दिए, कहीं विश्वकर्मा को बुला लाए, कहीं मैं दानव को बुला लाए। ये सब मामला तो वहां है नहीं। और उसके बाद 8वीं शताब्दी तक चर्चा जा रहा है, तो डिसरप्शन का मामला नहीं है। तो स्कॉलरशिप छोड़ दीजिए, विद्या पढ़ना ही जब यूरोप में नहीं है, तो यूरोप से भागे कौन है? यूरोप के सताए हुए मार्जिनल लोग। बिल्कुल। अमेरिका कौन है? यूरोप मतलब कचरा दुनिया का। दुनिया के कचरे लोग वहां गए, तो वो कचरे लोग सरवाइव करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। सडनली 45 में उनको वहम हो रहा है कि वी आर वर्ल्ड पावर, तो सडनली वो कुछ करना चाह रहे हैं। तो करने में स्वाभाविक है, एब्सर्डिटीज का लिमिट करेंगे। उसको स्कॉलरशिप कह रहे हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप क्या है उनको पता ही नहीं पता ही है, नहीं। स्कॉलरशिप कौन करता है उनको पता ही नहीं है। ये सब पता होने में 10-20 हजार साल लगता है। बिल्कुल। इनका तो 100-150 साल का मामला है। तो 8 जनरेशन। तो उसको विद्या सोचिए ही मत ना, उसको अखबार का कॉलम मानिए। एजेंडा, और एजेंडा को कंट्रोल कौन कर रहा है, एजेंडा फ्लोट कौन कर रहा है? चर्च। बिल्कुल, मेन चीज तो वही है। और और आप। चर्च का जो प्रीस्ट है, एक मिनट, वो कौन है? जो बेचारा डरा हुआ है, गॉड ने धरती पर फेंक दिया है, और साथ में वो शैतान की एजेंट, वो ईव भी उसके पास खड़ी है, उसकी आत्मा पर कब्जा लेने के लिए। अब आत्मा पर शैतान की एजेंट कब्जा ले लेगी, ऐसा एब्सर्ड बात तो हमने तोता मैना की किताब में नहीं पढ़ा, इंद्रजाल कॉमिक्स में नहीं पढ़ा। जब मैं इंग्लैंड गई थी तो मेरी दोस्ती हो गई। आई वॉज यंगेस्ट, मेरी उम्र थी 39 उस वक्त, 93 में। तो किसी ने ये सब बातें बताई, तो मैंने जाके फ्रिट्ज ऑफ कापरा से पूछा कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच है? उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे कोई नई नई विधवा का चेहरा होगा, इतना दुखी। आई वॉज अमेज्ड कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। हम्म। तो उसने तो कुछ खास नहीं कहा, ये सुफ्फू, एक माइकल करके जर्मन था, उसने बताया कि इन इंटीमेट मोमेंट्स व्हेन मैन एंड वुमन आर टुगेदर एंड मैन इज इन लव विद द वुमन, तो बोले उस मोमेंट में पेट पे हाथ रख के वी आर स्केयर्ड। तो हमको लगा ये पेट कहाँ से आ गया, फियर तो यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए, वी आर स्केयर्ड। तो हम बोले क्यों? क्योंकि मेरे लिए सब नई चीजें थी। बोले इन दैट मोमेंट शी कैन कैप्चर आवर सोल। अब वो आदमी इतना गंभीर, इतना दुखी, इतना उदास कि मेरे कुछ समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है।
तो एजेंडा सेट कौन कर रहा है? एक भयंकर डरा हुआ, किससे? पिशाचनी से, चुड़ैल से डरा हुआ प्राणी। तो यही सब करेगा। और और हम जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ये जब ओथ लेते हैं तो क्या ओथ लेते हैं? कि हम चर्च की सर्विस करेंगे। करेक्ट। ये चर्च के सर्वेंट हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? माओ जैसा गधा भी इनको नचा लेगा। चावल लाई तो शार्प था। तो एनीवे, तुलसीदास ने तो बोला है, भूत प्रेत निकट ना आवे। तो ये चौपाई बड़ी सही बैठती है कि इनको हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए ताकि ये सब भूत प्रेत से भागे। अच्छा, आप वो उसमें सब मिलेंगे। दो कंट्रीज को लेना नाम भूल गए। अमेरिका भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, कनाडा भी है। ये तीनों। ये कंट्रीज नहीं है। ये, मैंने कहा ना, दुनिया का कचरा यूरोप, यूरोप के कचरे भागे हुए। ऑस्ट्रेलिया में कौन लोग गए? जिनको जेल खाने में जगह नहीं था, करेक्ट। ब्रांडेड। करेक्ट। लगा कि अमेरिका में भी जगह नहीं है, इनको इतना दूर भेजो। जिसको इंग्लैंड अपना क्रिमिनल एलिमेंट कह रहा है, सही। उसको ऑस्ट्रेलिया देश ना कही, ना कही, उनका प्लीज कंटिन्यू। अपमान होगा। एनीवे, तो मेरी अपनी बात एक शुरू हुई कि 1949 तक चीन कोई महान कल्चर है, चीन कोई महान देश है। आप दो किताब मुझे ढूंढ के दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। जब कब्जा हो गया तो शुरुआत किया सोवियत रूस ने। सोवियत रूस ने बहुत जल्दी बंद कर दिया। उसके बाद शुरू किया यूरोप वालों ने। यूरोप कौन? यूरोप के कम्युनिस्टों ने। क्यों शुरू किया? वो युगोस्लाविया वाला या कहाँ वाला टीटो जो था, टीटो ने कुछ अपना अलग कम्युनिस्ट राग शुरू किया। स्टालिन से झंझट हो गया। स्टालिन से झंझट होने के बाद टीटो का जो किया कराया। माओ ने टीटो बनने की कोशिश की। स्टालिन ने दो थप्पड़ लगाया, हाथ से नहीं, तरीके से। तो स्टालिन ने कहा नहीं नहीं, मैं तो आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तब, और फिर स्टालिन ने जो भयंकर हत्याएं करवाई हैं, रूसियों की हत्या की, ठीक ही है। जितने बड़े इलाके सोवियत रूस के 16-18 देशों का किया, ठीक ही है। पोलैंड वालों का किया, चेकोस्लोवाकिया वालों का किया, जर्मनी वालों का किया, बहुत ठीक है। लेकिन क्या ठीक नहीं है? जब स्टालिन ने कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर लोगों को ऐसे ऐसे नहीं काटा, ऐसे मार के काट के, उसकी कहानी कभी सुनेंगे तो सुना दूंगी। तो यूरोप के कम्युनिस्टों ने, पूर्वी यूरोप के नहीं, वो तो सोवियत रूस के कब्जे में था। इंग्लैंड में बैठा हुआ, फ्रांस में बैठा हुआ, ये कार्ल मार्क्स भी तो इंग्लैंड में बैठ के लिखा है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठे हुए कम्युनिस्टों ने चीन की महानता का राग शुरू किया। ये नीडम वाली जो किताब आई है, ये किताब क्या है? इस चीन ने नहीं, चांग काई शेक ने इंग्लैंड की मदद की। कैसे मदद की? जापानियों से लड़ने में मदद की। चांग काई शेक को भगा दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने विद टैसिट कंसेंट ऑफ चर्चिल और हुसोएवर वाज देन एंड देयर। चर्चिल तो 45 में हट गया, 49 में कौन था नाम नहीं याद आ रहा है। तो जब भगा दिया है, तो भी अब ये चांग काई शेक नहीं है, ये माओ नहीं, ये कोई चीन है। वो चीन कहाँ है किसी को पता नहीं है। वो कल तक कहते था, कल तक सहरे था। तो ये महान चीन, तो जो काम कर रहे हैं भारत वाले, कहाँ पर कर रहे हैं? सिक्योंग में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तिब्बत में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? यूनान में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मंचूरिया, मंगोलिया में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? पीली नदी के नीचे कर रहे हैं। शुंग लोग कर रहे हैं। वो कहा जी, चीनी लोग कर रहे हैं। एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा, इट्स नॉट ए स्कॉलरशिप। दे डोंट नो व्हाट इज अ स्कॉलरशिप। दे नो ये वर्चुअल रियलिटी क्या बला है। ये वर्चुअल रियलिटी जानते हैं, यू टॉक एनीथिंग। और इनका मेन ऑडियंस कौन है? यूरोप और अमेरिका का अनपढ़। इनके मेन ऑडियंस हम लोग थोड़ी हैं। तो उन अनपढ़ों को पता ही नहीं
एशिया कहाँ है, भारत कहाँ है, इंग्लैंड, चीन कहाँ है, तो जो बोल दिया सब चलता है। तो नीडम ने शुरू किया, एक बील नाम का आदमी है उसने शुरू किया, उसके बाद कैमरी, उसके बाद सबने शुरू, और ये शुरू हुआ है 1960 के बाद, और जोर से शुरू हुआ है 1980 के बाद, कि चीन महान है। एक सज्जन ने लिख दिया, किसी यूरोपीय अमेरिकन ने, कि जब स्पेस में गए थे, ऊपर से देखे तो चीन की महान दीवार दिखाई दी। और चीन वालों ने नहीं, नहीं चीन वालों ने नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपोगेंडिस्ट ने कहा, कि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपोगेंडिस्ट ने, पीआरसी वाले भी, यूरोप वाले भी, अमेरिका वालों ने भी कहा महान चीन की दीवार। अरे मूर्खों, स्पेस से तो तुमको शायद हिमालय न दिखेगा, वो कितना फीट चौड़ा है भाई, 1 मील चौड़ा नहीं है, कुछ फीट और कुछ मीटर चौड़ा है, वो तुमको स्पेस से दिखने लग गया। और वो चीन की महान जो दीवार है, वो कुल कितनी दूर में है, बाकी तो सब मिट्टी का दीवार है। और उस दीवार पर संस्कृत में कुबलाई खान ने, सनातन धर्मी मंगोल सम्राट ने क्या लिखवाया, वो कौन सा है ना, स्रोत शिव भगवान का, यजामहे वाला, हाँ त्र्यंबकम यजामहे, उसको क्या कह, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वर हाँ हाँ मतनात् हाँ, मृत्युम महामृत्युंजय स्रोत। महामृत्युंजय श्लोक। पीकिंग में महामृत्युंजय स्रोत संस्कृत में आज भी लिखा हुआ है। इनकी समस्या क्या है, जैसे ही ये चीन की किसी भी एंगल से चर्चा करते हैं, भारत दिखाई देने लगता है। मांचू सम्राट कहता है, यहाँ पर बुद्धिज्म का और उसका बड़ा झगड़ा चला है, देवी देवताओं का, तो वो कहता है कि देवताओं की स्तुति करो, तो कौन से देवता, तो कौन सी स्तुति। जगह जगह संस्कृत में शिलालेख है, जगह जगह स्वयं महादेव उपस्थित है, जिसको तुम चीन कह रहे हो, वहां उमा भवानी वहां उपस्थित है। वहां कौन उपस्थित है, अष्टभुजा दुर्गा उपस्थित है। और कौन उपस्थित है, गजमुख गणेश उपस्थित है। और कौन है, वही जिनके शरण में जाने को आप कह रहे हैं अमेरिकन को, पवन पुत्र हनुमान उपस्थित है। अभी क्या करें इसका, ये इनकी समस्या है। और इस मिथ के दम पर, इस मिथ्या के दम पर, कैसा मिथ्या, जो मकड़ी के जाले जितना भी झीना नहीं है। भारत में एक मलमल बनता था, जो 7 तह भी लपेटो तो वो इतना ट्रांसपेरेंट होता था कि शरीर दिखता था। मकड़ी का जाला तो आप 100 परत भी लपेट लोगे, 500 परत भी लपेट लोगे, तो शरीर दिखता ही रहेगा। ये नीडम, ये कैम्ब्रिज, ये अमेरिकन, ये फ्रेंच, ये इंग्लिश, कम्युनिस्टों ने जो जाला रचा है, जो कंस्ट्रक्ट किया है, उससे तो चीन और आर पार दिखता है। मैंने जब टेराकोटा आर्मी दिखी देखा, तो मैंने कहा अरे ये तो हमारे शक लोग हैं, ये तो इतने लंबे हैं। मैंने महाभारत बहुत ठीक से पढ़ा है, तो उसका बहुत सा वर्णन उससे मिलने लग गया। तो जो अगली बात मैं बोलने जा रही हूँ, 5 मिनट का समय मेरे पास है, और है कि अब क्या चल रहा है, इन्होंने चीन को बढ़ने दिया जापान के डर से, मैंने पहले भी बताया। और 1950 में ही ये माओ, चीन नहीं, माओ चढ़ बैठा कोरिया पर स्टालिन के इशारे से। तो अमेरिका को जापान को फिर इक्विप करके जापान की मदद लेनी पड़ी। तो जिस चीन का भय तुम अमेरिकन को दिखा रहे हो, अमेरिकन डरे हुए नहीं है, उनको पता नहीं है मामला क्या है। एक एवरेज यूरोपियन और एक एवरेज अमेरिकन दुनिया के बारे में उतना अनपढ़ है, जितना एक अन्य प्रसंग में गांधी जी कहते हैं, उनकी सेवाग्राम वाली बकरी। वो कहते हैं एक आम भारतीय
ईसाइयों के बारे में उतना ही जानता है जितना सेवाग्राम में बंधी हुई मेरी बकरी। तो उतना ही अमेरिकन और यूरोपियन जानता है दुनिया के बारे में। उसको डराता है अमेरिका का आर्मामेंट इंडस्ट्री, उसको डराता है उसका और दुनिया भर का जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक सेक्टर है जिसको कोई लेन देन करता है, वो उसको डराता है नया नया नरेटिव गढ़ के। क्यों डराता है अपनी पब्लिक को? वो डेमोक्रेसी का जो एक ढोंग रच लिया है, उस ढोंग में कौन किसको वोट देता है, then vote has to be influenced. How vote will be influenced? By constructing a stupid, absurd narrative before a illiterate public. ऐसा कोई नरेटिव भारत में गढ़ के आप भारत के मामूली आदमी को भी छल नहीं सकते हैं। छलने की बात मीडिया कहती है, क्योंकि ऐसा छल सकते तो चीनियों को देख के भारतीय लोग हंसते नहीं। तो आज का समय पूरा हो गया। मैं अगला एक टॉक और लेना चाहूंगी चीन के ऊपर, फिर भारत पर आना चाहूंगी अगर आपकी अनुमति है। नहीं, और उसके बाद यूरोप का ऊपर, उसके बाद जी। यूरोप, क्योंकि जी ठीक है। यूरोपियों को समझना बहुत अ, आसान भी है, और साथ में इनका वास्तविक इतिहास लोगों को पता भी नहीं है। और जी। तो आपने शक के जो आपने जो टेराकोटा आर्मी की जो बात करी चीन में, बिल्कुल सत्य है। वो शक शक सभ्यता के बारे में ही है, जो जिनको एक्चुअली खसा ट्राइब है, खसा हाँ नाम हाँ है, खसा ट्राइब है। लेकिन कुछ लोग उसको कंफ्यूज कर मतलब शक भी बोलते हैं, क्योंकि शक जो है पश्चिमी दिशा में है, यूरोप की ट्राइब से। हाँ। शाका शाका जो, क्योंकि शाक द्वीप। उधर ही है, हाँ हाँ, कजाकिस्तान जो है। हाँ, शाक जी। द्वीप जो बोलते हैं यूराल माउंटेन्स के पश्चिमी दिशा में। बट एनीवे, वो तो है, लेकिन जो, इसीलिए मैं विशल छत्री कहती हूँ। हाँ, परशु और भगवान के जिसको ये लोग हान हान कहते हैं, ये सब हूण लोग हैं, पूर्ण लोग हैं, बिल्कुल। तातार लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हूण है, तातार है, खस है, दरद है, इस सर, क्षेत्र में ये लोग हैं। और लेकिन एक ये सीथियन सीथियन कहते हैं तो मैं भी शक कह के छुट्टी पा लेती हूँ। इतना जी। वर्णन है महाभारत में बार बार, क्योंकि आपको 10 लोगों का कन्वर्सेशन देखना पड़ेगा महाभारत में, तब पता लगेगा कि किस किस को बोल रहे हैं। और हाँ जनरली किसी कम्युनिटी को रीजन के हिसाब से ब्रांड नहीं किया जाता महाभारत में, रामायण में उनकी क्वालिटी हाँ से ब्रांड किया जाता है। जैसे बर्बर जातियों को नॉर्थ अफ्रीका में आज भी बर्बरी बुलाते हैं, हाँ 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 हाँ। आज भी बर्बर ही है, उनका नाम ही बर्बर है। लेकिन उस तरह के भारत में भी लोग होंगे जो उस तरह का क्वालिटीज है उनका, क्योंकि भारत की हाँ, पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा रही है पूरे इतिहास में। और जी। अबीर जाति का भी के बारे में इस प्रकार, जैसे अबीर भारत में भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर अरबी देशों में उनके क्वालिटीज के बेसिस पे उनका नाम दिया जाता है, कम्युनिटी के बेसिस पे नहीं है। तो महाभारत इतना मतलब सिविलाइज्ड लिटरेचर है, सिविलाइज्ड है, कि वो किसी को ब्रांड नहीं करता कि आप यही है, क्योंकि सबके पास एक चांस है ऊपर उठने का। एक मेरा प्रश्न है लास्ट, उस पर आप प्लीज जरूर बताइए कि ये जो आपने इतना विश्लेषण करके जो पढ़ा है, और ये हमारे जो भारत के, मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय जो ऑफिसर्स हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं मसूरी में, ये इनके इनको इसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है कभी भी? अरे भाई, इनको पढ़ाई देंगे तो फिर ये खेल खिलवाड़ कैसे चलेगा? मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने कहा कि सरकार ये जेएनयू वालों को कंट्रोल क्यों नहीं करती है। तो हमने कहा वो कंट्रोल कर लेगी, फिर टीवी वाले क्या करेंगे, फिर आप शाम को क्या करेंगी? इंटरटेनमेंट है, चलता रहना चाहिए। तो भारत के सब एडमिनिस्ट्रेशन वालों को सब पढ़ाई देंगे तो फिर मेरे नरेंद्र मोदी क्या करेंगे भाई? फिर अमित शाह क्या करेंगे? और फिर आदित्य सत्संगी क्या करेंगे? और कुसुमलता जी क्या करेंगे? तो हनुमान जी ने बहुत काम अपने लोगों के लिए रख रखा है कि भाई तुम लोगों ने पिछले जन्म में भक्ति की है, तो इस जन्म में तुमको थोड़ा सा यश दे देंगे। हाँ, तो किसी को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, मुस्कुराते रहिए, ये सब देखिए, आनंद लीजिए। इससे बढ़िया आनंद। एंटरटेनमेंट शो कुछ चलता नहीं है। हाँ।
कहीं बंदर है, कहीं भालू है, कहीं सपेरे हैं, सब हो रहा है। इन लोग को देख देख के आनंदित होना चाहिए, क्योंकि जो सूत्रधार है वो तो कृष्ण है। बिल्कुल। तो उनका ये सब माया विलास है, लीला विलास है, आनंद लीजिए बैठ के। बिल्कुल। राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा देख, काहे का डरना वरना है भाई। और भाई व्हाट्सएप। तुमने एक ऐसा फिजूल सा बबल क्रिएट किया। अरे बबल ही क्रिएट करते तो जरा ढंग का करते, जरा मजबूत सा, जरा बढ़िया सा, ज्यादा दिन खेलते। लेकिन तुमने तो फू जो वो हम लोग साबुन घोल के फू करते थे, वो यहाँ से निकला यहाँ गया खत्म। अभी पीआरसी भी 70-100 साल में खत्म। अरे 1000-2000 साल का चीज खड़ा करते भाई, 1 लाख 2 लाख का नहीं खड़ा करते। वो तो सिर्फ हमारे राजा ही कर सकते हैं, वो वही लंबा समय के। यू नो, जी एक एक श्लोक याद आता है गीता का, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा। तो ना इनको कुछ, न शौचम ना भी चाचरण, न सत्यम तेषु विद्यते। तो ना यहाँ पे सच है, ना यहाँ पे क्लीनलीनेस है, और ना इनको प्रवृत्ति मालूम है क्या करना चाहिए, ना निवृत्ति है क्या नहीं करना चाहिए। एक श्लोक हाँ। में भगवान कृष्ण ने पूरा समराइज कर दिया जो चल रहा है। देखिए, So, यूरोप जो है वो कुल 2500 साल का मामला है। अब 2500 साल में बेचारे क्या क्या करेंगे। ये आपका मैं कहूंगी उदारता की कमी है। आप लोग लाखों साल में करते हैं और उनसे कहते हैं जी 2500 साल में तुम समझदार हो जाओ। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे स्नेह प्रेम दुलार। बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का धन्यवाद जो ये पूरा शो जिन्होंने देखा। और इस पे अपने कमेंट्स लिखिएगा और क्वेश्चंस जरूर लिखिएगा। और साथ में, अगर आपको शो आनंद आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कुछ दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, सब पूरा देखिए, उसको आनंद के रूप में लीजिए, लेकिन अपने जो धर्म के जो भी आपके गुरु हैं, उनकी आस्था को फॉलो करिए। तो थैंक यू सो मच, नमस्ते, एंड फिर मिलेंगे बाद में।